मुझे जैसा बताया गया कि आपको स्किल पर कुछ बताना है, तो मैंने अपनी बात शुरू करने के लिए इसको उदाहरण ले लिया, लेकिन साथ में मुझे महात्मा बुद्ध की भी बातें बतानी है ना। ये इसलिए किताब एक मैं अपने साथ ले आया कि कम से कम ये मैं लोगों को दिखा दूं कि ये जातक अट्ठ कथा एक ग्रंथ है, ये उसका 7वां भाग है ना, 7 इसके 8 वॉल्यूम है ना, और टोटल इसमें 547 कथाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा लिटरेचर है। और बुद्ध के बारे में आपको बताना मुझे ज़रूरी नहीं, सबको पता है ना। तो बुद्ध ने भी स्किल की बात कही। ये खास बात मुझे जब कहानियों को पढ़ते हुए मिली, तो मैंने सर से कहा कि आप स्किल डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, तो बुद्ध ने इतने पहले स्किल की बात की है, तो मैं कुछ बातें उसमें से निकाल के बता देता हूँ। तो इस तरह मुझे एक मौका किसने दिया, सर ने दिया या बुद्ध ने दिया? सर ने दिया, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं बुद्ध थे, है ना। उनके भी मन में था कि नहीं, बात तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बुद्ध ऐसी बात बता सकते हैं, है ना। उनके बारे में हो सकता है लोग यही बताएंगे कि भाई कुछ धर्म की बात बताएंगे, है ना, कुछ क्या कहते हैं, शील के बारे में बताएंगे, कुछ पूजा पाठ के बारे में बताएंगे, स्किल के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा जब आप किसी से कहेंगे कि बुद्ध स्किल के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा आश्चर्य होगा, है ना। लेकिन सच्चाई यही है कि बुद्ध जो हैं अपने ज़माने के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना मैनेजमेंट गुरु हैं, इस तरह से उस ज़माने के मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा मोटी चीज़ मैनेज नहीं कर रहे थे। संघ आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। तो उस जो संघ बना था उसमें लाखों की तादाद है ना, कितने लोग ज्वाइन कर रहे थे, और उन सब का प्रबंधन। अब हम लोग देखिए आपकी क्लास में कितने हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 4, 20, 24, 24, 3, 27, 27, 3, 30 और 33, 35 दिन है ना, 35। मैंने ठीक गिन लिया या गड़बड़ हो गई? हैं 35 ही है ना। चलिए शुक्र है, मुझे अभी तक गिनती भूली नहीं, तो नॉर्मली बहुत कुछ भूल जाता है इस उम्र तक आते आते। लेकिन अच्छा है मैंने ठीक गिन लिया, तो ये मेरा स्किल मत समझिए, है ना, अभ्यास कर सकते हैं। इसमें क्या स्किल है, बच्चे से शुरू करते हैं तो वो क्या बड़ी बात है, गिनती इसको रटा देते हैं। एनीवे, मैं जिस बात पर आ रहा था कि बुद्ध भी ये बात जब स्किल की करते हैं तो थोड़ी सी हैरानी होती है। लेकिन मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट का विद्यार्थी था, MBA कर चुका था और कारखानों में काम कर चुका था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव था कि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। तो मैनेजमेंट की जो बात है वो भी एक स्किल है ना। जब शुरू में हम इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले तो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था मैनेजमेंट का। फिर जब शिफ्ट ड्यूटीज़ मिलने लगी तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग गया, है ना। और उस अनुभव से थोड़ा स्किल भी बनने लग गया कि भाई कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को झूठ बोलना है। कई बार झूठ बोल के मैनेज होता है ना। तो मैं वही सर से पिछले दिनों बात कर रहा था कि सर ये जो स्किल है या जो मैनेजमेंट वाला जो ये तो बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। आप बच्चा जब जाता है कई बार क्लास में होमवर्क करके, नहीं होमवर्क किया है, हाँ किया है सर, दिखाओ, और सर कॉपी तो रह गई, घर में छूट गई। हालांकि उसने झूठ बोल दिया लेकिन उसने उस सिचुएशन को मैनेज कर लिया, है ना। तो ये स्किल तो हम लोग बचपन से ही सीखते हैं। लेकिन हम लोग आज जिस
जिस स्किल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ 35 जने बैठ के और मैं आपको बताने आया, तो इस स्किल का एक ख़ास मकसद है नहीं, और वो मकसद क्या है कि जॉब ओरिएंटेड, शायद ये बताएं, पीपल ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, इस तरह की चीज़ें। तो ये स्किल जो हम जिस स्किल की बात यहाँ कर रहे हैं आज, वो शायद हमारे कैरियर ओरिएंटेड है या जॉब ओरिएंटेड है ना। हम इसमें भी वही बातें ढूंढेंगे, है ना। सिर्फ ये कह के कि हमको झूठ बोलने का स्किल आ रहा है या मैनेजमेंट स्किल हमें सीख रहे हैं, मैं आपको कहानियाँ निकाल के बताऊंगा जो जॉब ओरिएंटेड हैं, है ना, आपके क्या उसे कहते हैं कि कैरियर ओरिएंटेड है, जिससे थोड़ा अर्निंग हो जाए, उस ओरिएंटेड है ना। तो इस ढंग के स्किल की हम लोग बात करेंगे। मराठी में आप लोग स्किल को क्या कहते हैं? कौशल्य, है ना। पिछले दिनों वही जब हम लोग चर्चा कर रहे थे सर से कि स्किल करके हमने तो अंग्रेज़ी में सारी बातें, स्किल कहने से कुछ पता नहीं चलता है ना। अगर हम मान लीजिए मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है और उसको हम स्किल कहें तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कौशल्य कहने से कुछ बात हमारे पड़ जाती है पल्ले, है ना। कुशलता, उसमें कहते हैं कुशल है, कुशल मंगल है, कुशल है सब, है ना। तो एक सेंस में उस रूप में भी आता है कि सब ठीक ठाक है ना। और सब ठीक ठाक है का बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौशल या कौशल्य, समझते हैं ना। व्याकरण में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया जाता है, भाववाचक संज्ञा। तो कौशल्य उस रूप से शब्द आ गया। जब ये आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में आया, हम क्लासरूम में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इस रूप में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जॉब में कुशलता, कुशल हैं आप, जॉब वाइज आप ठीक हैं। अगर इस तरह कहा जाए कि भाई आपकी सैलरी ठीक ठाक है, जॉब ठीक ठाक है, आप संतुष्ट हैं, तो वो भी एक कुशल मंगल का हुआ कारण, है ना। हर आदमी को जैसे आप लोगों में से कुछ हो सकता है मास्लो, कुछ लोगों ने नाम सुना हो मास्लो का। मास्लो जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, है ना। वांट्स, उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो प्राइमरी नीड्स हैं हमारी, भूख हर इंसान को लगती है, भूख है, प्यास है, निद्रा है, मैथुन है, ये जो चीज़ें हैं, सेफ्टी है, ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं। मेरे ख्याल से अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो हम कुशल महसूस करते हैं, है ना, कि हाँ हम कुशल हैं। और इन सब को अचीव करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, है ना, शायद उसी को कौशल कहना चाहिए। अगर डिफिनेशन देना हो तो हम उस हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एम आई राइट? अच्छी बात है। तो हम कुशलता कैसे हासिल करें, है ना, एक तो बहुत बड़ा बन जाता है चैप्टर। लेकिन उससे पहले बहुत लोगों के मन में ये भावना आती होगी कि कौन सा काम करें, है ना। ये तो काम, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे काम ठीक लगता है कि नहीं। तो कुछ इस तरह की इनहिबिशंस भी मन में होती हैं, है ना। या मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं अब गाड़ी के नीचे घुस के रेंच लगाऊँ, है ना, ये थोड़ा सा डिग्रेडिंग लगता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब इंसान माने एडल्ट जब हो जाता है, जब कुशलता हासिल करने के दृष्टिकोण से वो आगे काम शुरू करता है, तो उसके मन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हों, है ना। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुतों में ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तो कैसे प्लेट धोऊंगा, ग्लास, है ना, ग्लास प्लेट की, रेस्टोरेंट में जाके कैसे काम करूंगा, है ना, ये तो छोटा काम है, ये मेरे लायक नहीं है। तो ये जो निर्णय है ना, यानी ये जो दुविधा है, ये जो डायलेमा है, हर आदमी के दिमाग में होता है कि क्या वो अपने हिसाब से अपने परसेप्शन के हिसाब से वो जॉब को इवेल्युएट करता है ना, कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये स्किल सीखना अच्छा है या बुरा है ना। इस ढंग की बातें
मन में उठती। लेकिन वही मैंने देखा है, आप 36वीं हो गई, धन्यवाद। हमने गिन लिया था और आप छूट गई थी, तो कोई घबराने की बात नहीं भी, हमने कुछ ऐसा कवर नहीं किया है, बहुत जनरल बातें कर रहे हैं। जिन चीज़ों को बहुत लोग जैसे यहाँ छोटा समझते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही मैंने देखा जब विदेश चले जाते हैं तो खूब मज़े से करते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ पंजाब की बात अगर करें तो जो इस तरह की जो मिनियल जॉब जिनको कहते हैं, छोटी, जैसे मान लीजिए सुबह ब्रेड लेकर के आ रहा है, बेच रहा है ना, या दूध के पैकेट दे रहा है डिलीवरी बॉय, इस तरह से, तो वो वहाँ वाले लोग नहीं करते हैं, क्यों, तो हमारे उसका रुतबे से छोटा जॉब है ना। वो कभी भी वो पोछा या स्वीपिंग का काम नहीं करेंगे। लेकिन वही मुझे पता लगा कि जब वो लोग विदेश में जाते हैं तो बड़े आराम से एयरपोर्ट पे वही सफाई कर रहे हैं, टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइकोलॉजी काम करती है? शायद ये कि हमें कोई यहाँ देख नहीं रहा, हमारा कोई जानकार आदमी यहाँ नहीं है, चलो मीनियल जॉब है, छोटा है, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं ना इस ढंग से, और हमें ज़रूरत है पैसों की, है ना, इसलिए फिर वो काम करते हुए उनके सामने तब वो छोटा काम नहीं रह जाता, है ना। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा पंजाब के जो पढ़े लिखे हैं, बाहर गए, अब उस ढंग का काम उनको नहीं मिल रहा है तो ड्राइवरी कर रहे हैं। अब ड्राइवरी करके वहाँ अपना जीवन यापन करने के लायक बन गए, क्योंकि एक स्किल था उनके पास, ड्राइवरी तो सीखी हुई थी। अगर वो भी ना सीखा हुआ होता तो वहाँ तो वो आदमी गए काम से था, है ना। शायद भिक्षा मांगनी पड़ती है ना, पर भिक्षा मांगने में भी स्किल है, मैं अभी उसमें नहीं बताऊँगा। बहुत सारे स्किल्ड मैंने देखा है भिक्षुक होते हैं। तो खैर हम लोग जिनकी बातें कर रहे हैं कि जिस स्किल की, तो मान लीजिए उसमें मोटर मैकेनिक है या आपके मान लीजिए ड्राइवरी है ना, इस तरह के काम थोड़ा सा ऊंचे हो गए, लेकिन उससे नीचे वाले काम भी बहुत सारे हैं। अब हमारे यहाँ के जो अनपढ़ पंजाब से जाते हैं, वो उनको बताया जाता है कि वहाँ उनको पेड़ से फल तोड़ने का काम मिला, है ना, अपने यहाँ कभी नहीं तोड़ेंगे वो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसका मतलब आपका सेल्फ परसेप्शन इस बात से भी कंट्रोल्ड हो रहा है कि और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भावना भी मन में रहती है कि कोई काम छोटा या बड़ा इस रूप से हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा काम जो है उसका निर्धारण जो है करने में सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं हैं उसमें। सुना सर है क्या? अच्छा, तो मेरे टाइम थोड़ा सा ले लेता हूँ, और है ना एक बार उनसे इजाज़त ले लूँ, है ना, एक बार इजाज़त ले मुझे। हाँ ठीक है, हमारे पास बड़ी खुशी की बात है ना, ये तो मेरी हाजिरी लगा दिए, मतलब बन अच्छी बात है। तो हुआ क्या कि हाँ, जो स्किल वाली बात थी, है ना, तो छोटे या बड़े के चक्कर में हम लोग कई बार बहुत से अवसर भी हो सकता है खो दें, यही सोचते हुए कि भाई ये तो छोटा काम है, क्यों करें। तब तक ना हमारा मैट्रिकुलेशन हुआ और ना ये जॉब ही सीखी, है ना। समझ रहे, दोनों तरफ से घाटा हो गया। हम पढ़ने में तो बहुत अच्छे नहीं थे मान लीजिए, अब हमने सोचा था कुछ, या घर वाले भी कह रहे थे कि भाई कुछ काम करो, कुछ अर्निंग करो, कुछ स्किल सीख लो, है ना। और हम ये सोचने में लग गए कि ये काम तो हमारे जाति के हिसाब से बहुत नीचे का है ना, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह सोच के भी हम ये अवसर चूक गए, और उम्र तो बढ़ती जाती है उस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ये निर्णय करने का जो मतलब एक अवसर है, कई बार घर वाले, कई बार परिवार वाले, कई बार समाज वाले, है ना, इस तरह से करके बहुत से हम पर दबाव रहते हैं।
ये निर्धारण करते हुए। तो ऐसी ही बात बुद्ध के समय भी हुई जब वो किस जेतवन विहार में थे। अच्छा, अब जेतवन हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग न जानते हो जेतवन। तो जेतवन मैं आपको बताऊं, श्रावस्ती नाम सुना है शहर, है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश में है। तो जब मैं एक कहानियाँ पर जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे वो नाम श्रावस्ती, उस समय का बुद्धकालीन एक शहर था। उस समय आपको पता है 16 महाजनपद थे, है ना, 16 महाजनपद थे और उनमें कौशल महाजनपद जो था वो काफ़ी समृद्ध था, है ना। वहाँ उसमें हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ भी कोई बेरोज़गार रहते होंगे, है ना। लेकिन ऐसा सिस्टम में है। अब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी इसलिए बढ़ रही है ना। लेकिन उस समय भी इस तरह की युवक युवतियाँ थे जिनके पास कि भाई रोज़गार नहीं था, है ना, या वो रोज़गार की तरफ वो चाहते थे कुछ मिले लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। उस समय का समाज भी बहुत सारे जाति वर्गों में बटा हुआ था। उस समय भी उसी तरह की समस्याएं थी। और आपको तो मालूम है कि शूद्रों का जो स्थान था और उनसे भी नीचे चांडाल हुआ करते थे, और उससे भी नीचे की एक व्यवस्था थी जो जातक कथाओं में हमको मिलती है। उनके बारे में फिर कभी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी शिल्प के बारे में कहते हुए कि इस तरह का शिल्प जो है, जब उनके सामने शिल्प चुनने की बात जब आती थी, है ना, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो संघ में चलो, जेतवन श्रावस्ती के नज़दीक जेतवन जो विहार है वो बना था उस समय। और वो अनाथ पिंडिक उस समय का कोई सेठ था, बहुत क्या कहते हैं, बहुत पैसे वाला। उसने कई करोड़ अपनी मुद्राएं दे करके वो जगह खरीदी थी और वो भगवान बुद्ध को भेंट कर दी कि आप अपना संग यहाँ अपना उपदेश जो है वो दीजिए। अब बुद्ध आपको मालूम है कि कोई इस तरह के उपदेश नहीं देते थे कि ये ताबीज़ ले लो, कोई आया है कोई प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पर बांध लेना, या तुम इसको एक पैर पर खड़े होके मंत्र पाठ करते रहना, इस तरह की चीज़ नहीं देते। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, रैशनल ढंग से अपने जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उनको बताते। इसलिए लोगों में जो उनके प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, वो काफ़ी मजबूत थी। और लोगों को मालूम था कि भाई हम उनके यहाँ जाएंगे तो हमारा समाधान, हमें हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चाहे वो शिल्प के बारे में ही है तो भी। अब संघ उस समय जो बन रहे थे, खाली जेतवन में ही बन गया वैसा नहीं है, आसपास जो गांव हैं और जो शहर हैं वहाँ भी उसका प्रचार हो रहा था। वहाँ भी संघ बन रहे, वहाँ दूसरे भिक्षु जाके अस्तवीर जाके बात बताया करते थे, बुद्ध के उपदेश उनको बताया करते थे। और उनका भी बताने का वही ढंग था। वही ढंग से मतलब वो भी ऐसा नहीं कहते थे कि भाई तुम क्या कहते हैं कि ये ताबीज़ गले में पहन लो या ये लकड़ी का है यहाँ पहन लो, इस ढंग की बात नहीं करते थे। वो भी बहुत साइंटिफिक ढंग से, क्योंकि उसी ढंग से उनका ग्रूमिंग है ना, उनमें भी वही स्किल डेवलप करते थे। बुद्ध जो अपने सामने अपने जो उनके साथी होते थे, जो अस्तवीर होते थे, उनको भी उसी ढंग से ट्रेन करते थे। तो उसमें धर्म सभा, एक हर शाम को एक धर्म सभा हुआ करती थी। सारे भिक्षु एक साथ बैठ करके शाम को चर्चा करते थे। और चर्चा में यह है कि बहुत सारी बातें डिस्कशन में आती हैं, और उसका विचार क्या है, उसका विचार क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग की आदत होती है कि बाहर जो देखे वो आपस में बताते हैं कि इस ढंग से हमने श्रावस्ती आदि गए थे भिक्षा के लिए, तो वहाँ ये चीज़ देखी, है ना, जो डिस्कशन करते हैं। अब वो उसको बताता है, वो उसको बताता है, इस तरह से बातचीत चलती है। और उसी बातचीत में निकल के आता है, क्योंकि इन लोगों को, भिक्षुओं को एक बड़े घर से, है ना, उस समय बड़े घर का जो होता था, जो रिच होता था, उसको राजा कहते थे, है ना, राजा के रूप में।
तो राजा का मतलब यही नहीं है कि जो मतलब आपका सिंहासन पर जो हमारा सिंहासन पर बैठा हुआ होगा उसको चौर झला रहे होंगे, है ना, इस नर्तकियाँ नाच रही होंगी और वगैरह वगैरह जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वैसा ही सब जगह राजा नहीं। मतलब राजा मतलब आपके सोसाइटी में काफ़ी रिप्यूटेड आदमी है, रिच आदमी है, इस तरह से। तो किसी रिच आदमी ने भिक्षु संघ को दान दिया होगा, तो भिक्षु वहाँ गए होंगे भोजन करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि राजा तो मतलब बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट सा है, और रानी जो है बड़ी स्थूल सी है, एकदम नाटी सी और बेढंगी सी है ना, इस ढंग से थोड़ी कुरूप सी है ये। तो उनको उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विहार का जो अनुशासन था वो बहुत ही ऐसा था जिसमें मानवीय हो, है ना। मैंने कोई ऐसी बात आपने नहीं कहनी किसी के मन में लग जाए, किसी की निंदा नहीं करनी है, जिसको पिशुन कहते हैं पाली भाषा में, कि पिशुन कथन नहीं करना है। तो जब वो लोग आए तो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मतलब राजा तो कितना बढ़िया था, पता नहीं कैसे हुआ होगा ये विवाह जो है। हम लोग भी अमिताभ बच्चन और कहाँ जया छोटी सी है, तो कैसे विवाह हुआ होगा, क्या चक्कर है वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सी बातें हैं समाज में, इस तरह की कभी बेमेल जोड़े दिखते हैं तो इस तरह के लोग बातें बनाते हैं, है ना। आपको सोचने में लग गई, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, मेरी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तरह का बेमेल जोड़ा उनको मिला राजा और रानी का। तो भिक्षु आपस में बात कर रहे थे, और ऊपर से गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी मतलब शास्ता भगवान बुद्ध आ जाते हैं, जैसे अभी सिन्हा साहब आए थे। तो बोले क्या बात चल रही है भिक्षु, क्या बात चल रही है। तो भिक्षु कहते हैं कि भ्रंते, मतलब आज जो देखा हमने उसी की बातचीत चल रही, तो पता नहीं ये कैसे संभव हुआ, इतना बढ़िया राजा, हैंडसम और फर्स्ट क्लास, पैसा वैसा भी मालदार आदमी है, पता नहीं कैसे ठिकनी सी। तो उन्होंने बताई। अब ये जो भावना भिक्षुओं में है उसको उन्होंने दूर करना है ना। तो वो एक कहानी बताते हैं, ठीक है। अब उनको ऐसा डांट तो नहीं सकते हैं कि तुम लोग यही करने जाते हो क्या, वहाँ गए थे भोजन करने के लिए कि ये सब बातें बनाने के लिए गए थे, है ना। कुछ भी अब हमारे जैसे टीचर हो तो डांटता उल्टा कि भाई सब मत किया करो, है ना। लेकिन उनको तो बस समझाना है बात। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। कथा ये सुनाई कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ था, है ना। अब ये जो स्टाइल है कहने की, आप पाएंगे बहुत सी जातक कथाओं में आपको मिले, है ना। बुद्ध घोष ने जो जातक कथाओं लिखने वाले हैं, उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ नरेशन जो है वो इसी हिसाब से रखा है कि शास्त्र कहते हैं कि भाई पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी हुआ था। अब पहले क्या हुआ था किसी भिक्षु को नहीं मालूम है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट बताइए। उसका रिजल्ट क्या होगा, सबके कान खड़े हो जाएंगे, है ना, कि पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए। तो एक ये साइकोलॉजिकल एक समझिए कि तरीका है कम्युनिकेशन का। आप भी इसको आजमाइएगा कि किसी से बढ़िया इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है ना। मान लीजिए आपको अपने गर्लफ्रेंड से ही करना है या बॉयफ्रेंड से ही करना है, और आप चाहते हैं कि पूरा अटेंशन मिले, तो कोई ऐसी बात बनाइए जो कि उसके कान खड़े हो जाएगी, पहली बार ऐसा पहले भी हुआ था। तो भिक्षु जो हैं वो उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि सब पहले क्या हुआ था। तो एक राजा था, वाराणसी का राजा था, ब्रह्मदत्त। अब ये नाम आपको हर कहानी में मिलेगा, ब्रह्मदत्त, है ना। उससे ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रह्मदत्त इतनी लंबी लाइफ 1000 साल की 547 में वही ब्रह्मदत्त चल रहा, ऐसा नहीं। एक कहानी है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये केस स्टडी है, ठीक है। मैनेजमेंट की केस स्टडी है। हम लोग बताते ही हैं कंपनी ABC, उसका पर्सनल मैनेजर XYZ, और इस तरह से हुआ, इस तरह से करती है। तो कहते हैं कि ब्रह्मदत्त राजा था, और वो अपने खिड़की से ऊपर से गैलरी में बैठा हुआ है या कहीं वहाँ से देख रहा है, और नीचे जो है बाज़ार लगा हुआ है,
है ना, यानी उसको कहते हैं कि भाई राजांगण में सब व्यापारी आके अपना सामान बेच रहे हैं। अब जैसे अब लाल किले में भी पहला इसी तरह से होता था कि रॉयल फैमिलीज जो है बाहर नहीं जाती थी, बल्कि सारे जो ट्रेड्समैन हैं अपने अच्छे अच्छे सामान लेकर के वहाँ आ जाते थे। कहाँ? लाल किले में, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है, उस समय वैसे ही रहा होगा कि राजा ऊपर बैठा है और नीचे राजांगण है, उसमें बहुत लोग अपने अपने सामान लेकर के आ गए बेचने के लिए, नागरिक भी खरीद रहे हैं इस तरह से करके। तो वो ऊपर से क्या देख रहे हैं, अब ये अचानक वाली बात है, संयोग वाली बात है कि एक युवती है, वो बहुत ही यानी सावधानी पूर्वक, जैसे भी अब भीड़ भी है, मार्केटिंग भी चल रही है, और उसी में वो शौच क्रिया कर लेती, मतलब शौच क्रिया आप समझ गए ना, मतलब यूरिन पास कर लेती। अब इनका ऊपर से निगाह जाती कि भाई क्या स्किल, यानी सब इतनी भीड़ में, मतलब तो वो पता करवाते हैं, है ना, अपने फलानी युवती को पता लगता है कि भाई नहीं, अभी उसकी अभी कुंवारी है, शादी नहीं हुई है, तो इनको वो पसंद आ जाता है। इस बात पर पसंद आती है कि उसने कितने स्किल पूर्वक ये कार्य किया। मैंने कहने का अर्थ ये है, मैं क्या कहना चाहता हूँ जो इस कहानी में है कि भाई स्किल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यानी इससे निकृष्टतम स्किल क्या होगा आप कह सकते हैं, ये क्या बड़ी बात है ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने हज़ार लोगों की भीड़ में अगर ये कोई इतने स्किलफुली कर लेता है तो आसान काम तो नहीं रहा होगा, है ना। तो उसके स्किल से प्रभावित हो करके वो राजा जो है उसको अपनी पटरानी बना लेता है। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भाई मतलब तुम देख रहे हो मोटी, स्थूल और कुरूप इस तरह से, लेकिन ये जो उसके गुण भी तो हो सकते हैं, कोई ऐसा गुण हो जिससे प्रभावित हो गया हो। अब जया भादुड़ी में क्या गुण था कि भाई अमिताभ बच्चन प्रभावित हो, ये तो वही बताएंगे। लेकिन कहने का अर्थ है कि एक स्किल आदमी को इतना दूर, इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, छोटे से छोटा स्किल। अब इससे छोटा स्किल आप सोचिए क्या हो सकता है ना। तो कहने का अर्थ यह है घुमा करके कि भाई स्किल छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको करने का ढंग अगर बढ़िया से आ जाए, उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाए, तो वो आपको बहुत सारी सफलताएं दे सकता है। और मैं आज देख करके प्रभावित हो गया, मेरे यहाँ एक मित्र हैं, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, लोकनाथ यशवंत, मराठी के कवि हैं। अब भाई उन्होंने जब मुझे किताब भेंट की, उसमें इतने सुंदर अक्षरों में उन्होंने लिखा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आप इतने सुंदर अक्षर लिख सकते हैं, कैलीग्राफी इसको बोलते हैं, है ना। हाँ बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। तो वो एक छोटा सा काम है, बच्चों को ABCD लिखना सिखाया जाता है ना। वो 4 लाइनें वाली दे दी जाती है कि आप ABCD लिखिए, उसमें बीच में 2 लाइनों में ऐसा जो बड़ा अक्षर है उसको, ताकि वो सुंदरता से लिख सके। लिख तो सभी लेते हैं, ABCD जैसा भी होगा, लेकिन सुंदरता से लिखना वो एक स्किल होगी। और महात्मा गांधी बुढ़ापे तक अपना रोते रहे कि काश मेरी राइटिंग अच्छी होती। 1-2 जगह उन्होंने लिखा भी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है। तो वो एक छोटा सा जो काम है, वो भी कैलीग्राफी में बहुत पैसा है। आप कभी जाके देखेंगे, ये जो उर्दू के जो कैलीग्राफ्स होते थे, उनको रॉयल पैट्रोनेज मिलता था कुरान लिखने के लिए या उनकी किताबें लिखने के लिए। तो कहने का मतलब, कंक्लूड करता हूँ कि स्किल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें एक्सपर्टीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको कैसे अभ्यास में लाते हैं उसकी भी कहानी फिर आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल के लिए अलविदा नहीं, मतलब अभी के लिए बाय बाय, है ना। जय भीम करते हुए, नमो बुद्धाय करते हुए